जय हिंद दोस्तों, ये है क्लास 10th 2024 विज्ञान का 824 ईके कोड का बिल्कुल वायरल पेपर। और ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। आज के शुरू में इस वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन बताएंगे। इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, और जो ऐसे अगर आप विज्ञान की कॉपी लिखोगे तो आपके 20 से 30 नंबर मुफ्त दिए जाएंगे, यानी कि बोनस दिए जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और इस वायरल पेपर का पूरा सोल्यूशन देखकर जाना। 29 फरवरी को धुआं धुआं करके आओगे इस पेपर से, ठीक है ना। ये वायरल पेपर है 100%। इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सीधे सीधे छप कराएंगे इसी में से प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पूरा सोल्यूशन आज की शुरू में देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से कि आप न्यूमेरिकल कैसे हल करोगे, डायग्राम वगैरह कैसे बनाओगे। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम सारी चीजें बनाई गई है। तो डायग्राम वगैरह सारी चीजें आपको कैसे बनानी है, यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है, और सेम ऐसे ही आपको भी बोर्ड में कॉपी लिखना है। सारी चीजें आज की शुरू में बताएंगे, फुल सोल्यूशन देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसको देख लेते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति पर रखना होगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस पर रखना होगा। उसके बाद किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो जो होती है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायोप्टर होती है वो दिया ही नहीं है। उसके बाद एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म में से गुजरती है तो उसके 7 अलग अलग रंगों में विक्षेपण हो जाता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, तो जो होता है आपका किस रंग के लिए होता है, आपका जो होता है बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है ना। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब प्रतीत होता है, दोपहर के समय होता है, ठीक। चलो यहाँ पर किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता, तो वो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। फटाफट से यहाँ पर वैकल्पिक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न अच्छे से कॉपी पर और छाप देना। 29 फरवरी को छाप देना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन करने पर उसके परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होते हैं, तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करा है कि एक विद्युत वाही धारावाही चालक के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो कौन सी धातु निकालती है, एल्यूमिनियम निकालती है, ठीक। यहाँ पर निम्न में से एल्कीन कौन है, तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा एल्कीन होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद करा एक विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा, इसका पीएच मान जो होगा 8 होगा, क्योंकि ये 4 है तो 4 का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर अगला करा क्लोरीन के अणु में अबंध पाया जाता है, तो कौन सा अबंध पाया जाता है, आयनिक अबंध पाया जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें, जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का किया जाता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, पादप में सॉरी जाइलम का कार्य होता है जल का वहन के लिए। 15 नंबर करें, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रयोग किया, तो मटर का पौधा प्रयोग किया था, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। समझात अंगों का उदाहरण है, तो हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे हाथ तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपर वो स्तरी, यानी कि सभी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान उसके बाद देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न को अच्छे से देखिए। यहाँ पर करा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में होता है। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन किए थे, ठीक। अच्छे से देख लिए। अब चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर खंडबद्ध जो आके आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी ये वायरल प्रश्न है, सेम छप कर आएंगे, देख लेना। सबसे पहले आपका क्वेश्चन करा है, एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे हैं किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। यहाँ पर बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा, किरण आरेख भी बनाकर समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये सेम छप कर आएगा, देख लो। सबसे पहले इसी तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है खंड ब, देन उसके बाद आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है उपभाग ए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर 1 लिखोगे। अब जो दिया है उसको लिख देंगे। न्यूमेरिकल हल करने का सेम यही तरीका अपनाना है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान दिया था 2 मीटर तो लिख दिया। वस्तु की दूरी दिया था यू बराबर 4 मीटर तो लिख दिया अच्छे से। और ये उत्तल दर्पण था इसलिए प्लस में रह गया, और ये माइनस में होता है ये वस्तु की दूरी तो लिख दिया अच्छे से। अब यहाँ से हम फोकस दूरी निकालेंगे, एफ बराबर r/2, यानी कि 2/2 इक्वल टू 1 मीटर फोकस दूरी निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे कि फोकस दूरी निकल गया और यहाँ पर वस्तु की दूरी पता है, तो अब दर्पण फार्मूला से आपका प्रतिबिंब की दूरी निकालो, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इससे हम निकालेंगे तो 1/f का मान 1 दिया है तो 1/1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1/v हो जाएगा। उसके बाद
1/-4 यू का मान था तो 1/-4 रख देंगे। अब चलिए माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/4 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये हुआ क्या कि इधर डायरेक्ट प्लस कर, इधर जो है डायरेक्ट माइनस करके यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर इसको माइनस करके यहाँ पर ला दिया गया है, ठीक है ना। कैसे लाया गया देखो, यहाँ पर ये 1/v है ना, तो 1/1 इस तरीके से हो जाएगा। एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको नहीं समझ में आ गया होगा, तो 1/v और ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये स्टेप बढ़ा लेना यहाँ पर, ठीक है ना, और 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब चलो यहाँ पर 1/v को इस साइड ले आते हैं, तो माइनस में 1/v हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस का 1/4 इस तरह ही रह जाएगा, और फिर ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में 1/1 हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, तो सेम वही प्रोसेस है, देख लो। उसके बाद यहाँ पर -1/v इक्वल टू -1 और -4 यहाँ पर बट्टे में 4 हो जाएगा। उसके बाद वो माइनस का 1/v इक्वल टू माइनस का 5/4 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 4/5 भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मीटर में हो जाएगा। तो आप बता दें कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतना दूरी पर बनेगा। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 नंबर की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न है, अच्छे से तैयार करना। देखो कैसे इसका मतलब इसको तैयार करना है। 4 नंबर जो कि हर साल ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका डायग्राम भी बनाना था, देख लो यहाँ पर डायग्राम अच्छे से इसी तरीके से बना देना, सेम इसी प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्रश्न उत्तर 2 का रहा है, तो इसमें आपका u का मान दिया था माइनस का इनफिनिट, v का मान दिया था माइनस का 100 सेंटीमीटर और f का मान निकालना था। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ये 100 मीटर दूरी पर देख सकता है ना, तो जहाँ तक देख सकता है उसको v मानते हैं, तो v बराबर, और ये दोनों u भी मान और v भी मान इसमें माइनस में होता है दृष्टि दोष वाले सवाल में, तो यहाँ पर v भी माइनस में 100 सेंटीमीटर हो गया। और कितना दूरी तक देखना चाहता है, अनंत दूरी तक देखना चाहता है, क्योंकि इससे निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो अनंत दूरी देखना चाहता है, तो जहां तक देखना चाहता है उसको u मानते हैं, तो u माइनस का इनफाइनाइट हो गया। अब ये बराबर निकाल देंगे लेंस फार्मूला से, यहाँ पर लगेंगे 1/a बराबर 1/v और उसके बाद माइनस का 1/u और 1/a बराबर लिखेंगे 1/v का मान माइनस का 100 और 100 और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, और यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब चलो 1/a बराबर 1/ माइनस का 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/, यहाँ पर इनफाइनाइट को हम 0 लिख देते हैं, यानी कि ये बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर निकल गया, या फिर माइनस का 1 मीटर बोल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये फोकस दूरी निकल गया। अब आपसे कह रहा था कि यहाँ पर बताइए कि किस लेंस का प्रयोग होगा, तो आप यहाँ से फोकस दूरी से निकाल सकते हो कि कौन सा लेंस प्रयोग हुआ होगा। तो फोकस दूरी से आप निकाल ही सकते हो कि कौन सा लेंस प्रयोग हुआ होगा। तो आपका माइनस में फोकस दूरी आ रहा है, तो आप निकाल लो कौन सा लेंस प्रयोग हुआ होगा, लेंस का प्रयोग हुआ होगा अवतल लेंस का, ठीक है ना। उसके बाद इसका डायग्राम बना लो अच्छे से। डायग्राम कैसे बनाना है देख लो। यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेत्र बना देंगे। नेत्र में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हुआ था, तो निकट की वस्तुएं आपको स्पष्ट नजर आ रही थी, तो निकट की वस्तुओं को यहाँ से ले जाकर रेटिना पर डायरेक्ट मिला देंगे। उसके बाद अनंत की वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस बना देंगे, और यहाँ से आप डायरेक्ट रेटिना पर इसको ले जाकर फोकसित कर देंगे। ये आपका रेटिना हो जाएगा, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा, ये आपका 100 मीटर हो जाएगा। अच्छे से इसी तरीके से बना लेना, ये जो है नेत्र का यहाँ पर दृष्टि दोष का, ठीक इसी प्रकार से बना लो। 4 नंबर इसके मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर करें कि ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए, और किसी यह अभी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 3 और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम। ओम के नियम क्या कहता है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यहाँ पर विभवांतर जो समानुपाती होती है धारा क्या होती है, यानी कि भी प्रोपोर्शनल होता है आपका आई का, और भी बराबर स्थिरांक हो जाएगा, और यहाँ पर आई आ जाएगा, स्थिरांक जो होगा आर होगा और आई हो जाएगा, यानी कि भी बराबर आई आर हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पर ये ओम का नियम हो गया। अब इसका संबंधित विद्युत परिपथ बना लो इस तरीके से, देख लो ये आपका विद्युत परिपथ हो गया, और यहाँ पर भी एक बन जाएगा। यही आपका डायग्राम है ओम के नियम का। ये दोनों डायग्राम अच्छे से बना देना। उसके बाद किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिख दीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, जैसे आर प्रोपोर्शनल एल। यहाँ पर लिखोगे चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किसी चालक का प्रतिरोध उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो अच्छे से लिख देना यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर पूछा था प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा, 4 नंबर। यहाँ पर कह रहा है
किसी एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, उसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। अथवा करके भी आपका दिया है, प्रतिवर्ती धारा जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का दोनों प्रश्न है। तो आओ इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत मोटर, ठीक है ना। विद्युत मोटर लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। इस तरीके से लिख दोगे और उसके बाद इसका सिद्धांत लिखोगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो ये इसका सिद्धांत हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पर इसका कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली भी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वाले भी घूमने लगते हैं। तो इस तरीके से इसके कार्यविधि लिख दोगे अच्छे तरीके से, ठीक। चलो यहाँ पर ये हो गया। अब चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इधर इसके विभक्त वाले का महत्व लिखने को। यहाँ पर लिखेंगे विभक्त वाले का महत्व में कि विभक्त वाले का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वाले का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना लोगे। देख लो कैसे डायग्राम बनाना है। सेम इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले 2 यहाँ पर क्षेत्र चुंबक बना देना है, उसके बीच एक आर्मेचर बना देना है। उसके बाद यहाँ पर ये परिपथ बना देना है, बैटरी बना देना है, ब्रूस बना देना है, अच्छे से गुणन गति करवा देना है, अच्छे से इसका मतलब नाम वगैरह लिख देंगे। उसके बाद इसका जो अथवा नंबर है आप अपने से कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही करना था। ये जनित वाला है तो जनित वाला भी अच्छे से तैयार करना, पूछा ही पूछा जाता है। चलो यहाँ पर चलो 5वां नंबर प्रश्न देखो। यहाँ पर 5वां नंबर में यहाँ पर आ रहा है उपभाग 2 यानी कि सबसेशन 2। ये आपका आता है केमिस्ट्री से। 5वां नंबर का रहा है निहित यौगिकों में संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो आओ कैसे लिखना है इसमें फुल सोल्यूशन देख लो। यहाँ पर कह रहा है 5वां का, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 लिख दिए। पर कह रहा है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल की संरचना क्या होगी? प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H8 और ये इसकी संरचना होगी C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से सभी H जुड़ जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में OH जुड़ जाएगा जो ऑल समूह का है। उसके बाद यहाँ पर 2B नंबर का रहा है क्या कि 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का लिखना है। तो यहाँ पर 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का लिखेंगे। यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड C2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कर रहा है प्रोपीन का होता है C3H8। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये H आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C होगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कर रहा है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। इसका कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। यहाँ पर देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सभी को H जोड़ देंगे यहाँ पर तीनों और यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे और यहाँ पर मेथिल क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे। 2 नंबर पर कह रहा था तो अच्छे से इस तरीके से इसका लिख दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 नंबर का है कि N है यानी सोडियम मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम वे तत्व है जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी। कौन सा कम अभिक्रियाशील होगा? प्रत्येक के लिए कारण सहित उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर का है तो इसको आप अच्छे से कर लेना कि कौन सा जो होगा ये सबसे अभिक्रियाशील होगा और किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, ये अच्छे से करके और वहां पर लिख देना। इसका सोल्यूशन हमने नहीं लाया प्रश्नोत्तर 6 का, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर 7 पर आते हैं अच्छे से। चलो प्रश्नोत्तर 7 क्या करा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करके लिखना है, ठीक है ना। ये 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे क्रिया कराएंगे कि जिप्सम बनेगा। तो आओ देखते हैं कैसे इसका करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 3H2 3/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 H2O से जब हम क्रिया कराएंगे 3/2 H2O से आपका तब बनेगा CaSO4 और 2 H2O बन जाएगा यानी कि जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा था अगला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। इसको संतुलित कर देना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl2 है तो इसके आगे 2 लगा देना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर करा जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनेंगे। तो जिंक कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है ZnCO3 होता है। और यहाँ पर क्या करा है जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर देखो जिंक कार्बोनेट और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यहाँ पर छूट गया, ठीक है ना। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ठीक। जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड क्रिया करके क्या बनेंगे। तो यहाँ पर जो बनाएंगे ZnO बनाएंगे, ठीक है। Zn यहाँ पर ZnO प्लस CO2 प्लस क्या बनेंगे CO2 प्लस O2 बनेंगे, ठीक। इस तरीके से चलो यहाँ पर अगला करा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर ZnCO3 बनाएंगे, ठीक है ना। ZnCO3 प्लस
यहाँ पर O2 बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से। चलो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो यहाँ पर डी नंबर क्या कर रहा है, डी नंबर में कह रहा है, इधर देखो डी नंबर में कि मैग्नीशियम क्या किससे क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा। अच्छे से संतुलित कर देना, यहाँ पर 2HCl लगा देना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके बेरियम यहाँ पर क्या बनाएंगे, और प्लस और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या बनाएंगे अच्छे से यहाँ पर बता देंगे। तो देखो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ये बेरियम क्लोराइड और H2SO4 मिलकर क्या बनेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है धातु है, धातु अम्ल से क्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो देखो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पर 2HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हुआ तो यहाँ पर क्लोरीन से आकर जुड़ गया तो 2HCl बन जाएगा। वहाँ पर अगला करा है F नंबर, क्या कह रहा था कि सिल्वर नाइट्रेट, क्या कर रहा था, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड क्या क्रिया कराने पर डैश बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो आओ देखते हैं क्या बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड रिएक्शन जब करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक, यही दोनों बनेगा। अच्छे से इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 7 हो गया। प्रश्नोत्तर यहाँ पर देखो कौन सा कर रहा है, प्रश्नोत्तर यहाँ पर 7 का अथवा वाला भी दिया है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो अथवा वाला भी कर लीजिएगा अच्छे से। टिप्पणी करना हर एक साल पूछा जाता है, 6 नंबर का ये भी है, तो दोनों में से कोई एक करना है। किस पर टिप्पणी करना है, वियोजन अभिक्रिया पर, संक्षारण अभिक्रिया पर या सदलेपन पर, तीनों को कर देंगे, या फिर ये करे या फिर ये तीनों करे, बात बराबर है। ठीक, आपको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। चलो यहाँ पर प्रश्न उत्तर। उसके बाद उपभाग 3 आता है। उपभाग 3 यानी कि सबसेशन 3, इसमें करा है कि मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो देखो मेंडल का नियम क्या है, अच्छे से समझाना है, 4 नंबर का है। तो आओ यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे उपभाग 3 जो आपका बायोलॉजी से आता है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर 8 और इसमें मेंडल का नियम बताएंगे। तो मेंडल के 3 नियम थे, तो तीनों नियम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला था, प्रथम नियम जो था आपका किसका नियम था, प्रभाविता का नियम था। ठीक है ना। तो प्रभाविता के नियम में लिखेंगे कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर विपरीत लक्षणों वाले मतलब कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता। तो शुद्ध लंबे पौधे का क्या हो जाएगा, कैपिटल T और कैपिटल T हो जाएगा, और शुद्ध बौने पौधों का स्मॉल t हो जाएगा। और जब इनका संकरण कराएंगे तो कैपिटल T इधर लिख देंगे और स्मॉल t इधर लिख देंगे। अब कैपिटल T का स्मॉल t से होगा तो कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, फिर कैपिटल T का स्मॉल t से होगा तो कैपिटल T स्मॉल t, सेम उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ये आपकी जो हो गई F1 पीढ़ी होगी और ये जो आपकी थी P1 पीढ़ी थी, P1 पीढ़ी। अच्छे से उसके बाद देखो यहाँ पर ये है कि द्वितीय नियम, ठीक है ना। द्वितीय नियम जो है पृथक्करण का नियम है। इसमें क्या आपको कह रहा है कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया मेंडल ने तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात के लक्षण देखने को मिले हैं। तो देखो कैसे मिले हैं, अच्छे से देखो। F1 पीढ़ी में कौन से प्राप्त हुए हैं, यही ना कैपिटल T स्मॉल t ही ना प्राप्त हुआ, तो इन्हीं कोई दो इनको लेकर इसको और इसको लेकर संकरण कराया गया है दूसरे नंबर वाले में। तो आओ इसको संकरण कराते हैं। देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखो यहाँ पर संकरण कराया जा रहा है। देखो यहाँ पर संकर लंबा और संकर लंबा ये जो दूसरा पीढ़ी में पहला पीढ़ी में मिला था तो उसी को लेकर संकरण कराएंगे। यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, फिर ये वाला कैपिटल T स्मॉल t यहाँ हो जाएगा। अब इसको संकरण कराएंगे तो कैपिटल T में कैपिटल T से करेंगे तो कैपिटल T और कैपिटल T में स्मॉल t से करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t। उसके बाद स्मॉल t में कैपिटल T से करेंगे तो कैपिटल वाले को आगे लिख देते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, फिर स्मॉल t हो जाएगा। ये आपकी F2 पीढ़ी हो गई। अब देखो इसमें कैसे अनुपात देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपका अनुपात 2 बनेगा, एक जीनोटाइप बनेगा और एक आपका फिनोटाइप बनेगा। तो जीनोटाइप में क्या बनेगा, देखो जीनोटाइप जो होता है आपका जीन प्रारूप देखकर बनाया जाता है और फिनोटाइप यानी कि बाहरी आवरण देखकर बनाया जाता है। तो फिनोटाइप क्या बनेगा, देखो फिनोटाइप में ये भी आपका जो है ये भी आपका लंबा है, ये भी आपका लंबा है, ये भी आपका लंबा है और ये जो आपका छोटा बौना पौधा है। क्यों, ये कैपिटल T इसके साथ है तो ये भी प्रभावी लक्षण यहाँ पर भी हावी है, प्रभावी लक्षण यहाँ पर भी हावी है। तो यहाँ पर ये लंबा हो जाएंगे और ये शुद्ध बौना हो जाएगा। इसका फिनोटाइप हो जाएगा 3:1 का। लेकिन वहीं पर जीन प्रारूप देखोगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक शुद्ध लंबा है, ये जो है शुद्ध लंबा है क्योंकि कैपिटल T है तो ये शुद्ध लंबा है, और ये जो है 2 अशुद्ध लंबे हैं तो इसको 2 अलग लिखेंगे, और एक शुद्ध बौना है तो इसको अलग लिखेंगे, यानी कि 1:2:1 के यहाँ पर लक्षण देखने को मिलेंगे। इस तरीके से समझना है सारी चीजें आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि
मेंडल का तीसरा नियम क्या था? मेंडल का तीसरा नियम जो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, ठीक है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। इसमें कह रहा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें जो आपके लक्षण मिलते हैं 9:3:1 के अनुपात के देखने को मिलते हैं। जैसे देखो कैसे मेंडल ने यह बताया था। सबसे पहले हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे लेंगे। कैसे दो जोड़ी कौन से पौधे हो जाएंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहला एक हो जाएगा आपका पीला, पीला व गोल, पीला व आपका गोल हो जाएगा, ठीक है ना, पीला व गोल हो जाएगा। और इसका क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण कोई भी लिख सकते हो। हमने एक ले लिया पीला और गोल, और एक ले लिया हरा, हरा व झुरीदार। क्या? हरा व झुरीदार, ठीक है ना, हरा व झुरीदार ले लेंगे। अब पीला व गोल का, पीला का हो जाएगा, पीला का कैपिटल वाई, और गोल का हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है ना। अब देखो हरा का हो जाएगा स्मॉल आर, और झुरीदार का मान लेंगे स्मॉल वाई, इसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे। अब चलो, अब यहाँ पर देखो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से एक वाई यहाँ पर बाहर निकालेंगे, और इसमें से भी एक वाई यहाँ पर बाहर निकालेंगे, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। और इसमें से एक कैपिटल आर निकालेंगे, और यहाँ से स्मॉल आर निकालेंगे। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है। देखो यहाँ पर इस तरीके से ही इसी को यहाँ पर किया गया है। इसमें से एक यहाँ पर वाई और आर इस तरीके से, और वाई और आर यहाँ पर निकाल कर इस तरीके से यहाँ पर आया गया, ठीक। तो ये जो आपका मिलेगा पीला, पीला व गोल मिलेगा, ठीक है ना, पीला व गोल है, पीला व गोल है। अब देखो इसका आप क्या करोगे, इसी का ये जो आपका मिला है कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका आप संकरण करा दोगे। देखो कैसे संकरण कराया जाता है, इस तरीके से करके चार भागों में बांट दोगे, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। अब कैपिटल वाई का कैपिटल आर से करोगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई का स्मॉल आर से कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। इस तरीके से देखो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर किया गया, सेम वही प्रोसेस किया गया है। अब इसी चीज को, ये जो आपका बीच में आया है, इसी चीज को यहाँ पर बड़े साइज में, यानी कि ये जो आपका याद रखिएगा, ये जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी चीज को यहाँ पर लिख दोगे अच्छे से। यहाँ पर सबसे ऊपर चार बॉक्स बना लोगे, और इस तरीके से इसको लिख दोगे, और उसी चीज को यहाँ पर फिर नीचे लिख दोगे। और यहाँ पर अब इसका संकलन, जैसे मैंने पहले बताया कैसे संकलन कराया जाता है, तो कैपिटल आर का कैपिटल आर से कराओगे तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई कराओगे तो कैपिटल वाई दो बार आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कैपिटल आर ये दो बार हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको संकलन करा देना है। देन संकलन कराने के बाद आपको जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आता है, अब इस चीज को लिखना होता है कि इसमें कौन से मतलब गुण वाले कितने पौधे आए, यानी कि गोल कितने आए, पीले कितने आए, हरे झुरीदार कितने आए, ये चीज लिखना होता है। तो देखो इसमें आएंगे गोल व पीला, हरा व गोल, पीला व झुरीदार, और हरा व झुरीदार, ये चार ही आएंगे। तो देखो इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखो ये जो है आपका गोल और पीला है, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और ये भी गोल और पीला है। यहाँ पर क्योंकि वाई ये कैपिटल में है तो प्रभावी लक्षण हावी रहेगा। यहाँ पर ये भी गोल और पीला है, ये भी आपका गोल और पीला है, और ये भी आपका गोल और पीला है। तो देखो गिनते रहो, 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक। ये भी गोल और पीला है, 5 हो गए। और यहाँ पर देखो ये भी गोल और पीला है, 6 हो गए। और 6 यहाँ पर ये भी गोल और पीला है, 7 हो गए। अब देखो ये भी गोल और पीला है, 8 हो गए। उसके बाद देखो ये भी गोल और पीला है तो 9 हो गए, तो 9 ही मिले। देखो उसके बाद ये नहीं मिलेंगे, तो 9 यहाँ पर गोल व पीला हो जाएगा। और हरा व गोल कैसे पहचानोगे, तो ये देखो स्मॉल वाई हरा हो जाएगा और कैपिटल आर गोल हो जाएगा। तो हरा व गोल कौन कौन से होंगे, देखो एक ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हरा व गोल एक ये हो जाएगा, 2, और यहाँ पर 2 हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये जो हो जाएगा हरा व गोल, यहाँ पर ये गोल और ये हरा, 3 हो जाएंगे। तो 3 आपका हरा व गोल हो जाएगा। उसके बाद पीला और झुरीदार कहाँ से कितने होंगे, तो देखो यहाँ पर पीला और झुरीदार, पीला ये हो जाएगा कैपिटल वाई, और झुरीदार ये आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो एक ये हो गए, उसके बाद एक ये हो गए 2, और यहाँ पर देखो पीला और झुरीदार यहाँ पर 3 हो गए कि, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद हरा और झुरीदार यहाँ पर 1 बच गया तो 1 लिख दिया। यहाँ पर समलक्षणी अनुपात 9:3 अनुपात यहाँ पर 1 के यहाँ पर मिल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर कर रहा है अगला प्रश्न कि पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर के लंब काट का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का, ठीक है ना, 4 नंबर का आपका ये डायग्राम पूछा गया है। तो आइए इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर 9 लिखेंगे, उसके बाद ये जो पुष्प के लंब काट का नामांकित चित्र बनाएंगे जो निषेचन का होता है।
इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला आपका भाग होता है इसको हम बोलते हैं परागकण, इसी में परागकण होते हैं। उसके बाद ये जो होता है वर्तिकाग्र, जो वर्तिका का सबसे ज्यादा कगार वाला, फूल का जो सबसे ज्यादा कगार वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग होता है नली जैसा, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। उसके बाद ये जो गोल वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। उसके बाद यहाँ पर अंदर इसमें जो होते हैं उसको विजांड बोलते हैं। उसके बाद अंडकोशिका बोलते हैं ये अंदर वाले को, और यहाँ पर ये परागकणाएं हैं नरयुग्म। देखो लेकिन यहाँ पर डायग्राम आपको क्या करना है कि पेंसिल से ही बनाना है सारी चीजें, ठीक है ना, डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है अच्छे से, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर निषेचन लिखेंगे, नर तथा मादक युग्मों के संलयन को निषेचन करते हैं। उसके बाद पुष्प में निषेचन की क्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वर्तिकाग्र के समय तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, इन पदार्थों में अवशोषण करके परागकण फूल हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जनन छिद्रों में पराग नलिका बाहर निकल आती है। पराग नलिका विजांड में प्रवेश कर नए युग्मों को मुक्त कर देती है। एक नर युग्मक अन्य कोशिका को संलयित होकर द्विगुणित युग्मज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद द्विगुणित युग्मज वृद्धि करके विभाजन करके भ्रूण का यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से पुष्प में निषेचन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला करा है कि वंश संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 11 नंबर किया गया, तो 11 नंबर यह है कि विकाणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा उसके कार्यविधि को लिखिए। तो देखिए नेफ्रॉन का ये चित्र है जो कि डायग्राम है, डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है। नेफ्रॉन का ये डायग्राम है, बिल्कुल आसान वाला डायग्राम यही है, ठीक है ना, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, तो ये जो का संग्राहक नलिका होगा, जहाँ से जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होंगे यहाँ आकर एकत्र होंगे, तो ये आपका संग्राहक नलिका हो गया। और ये यू जैसी संरचना है उसको हम बोलते हैं हेनले का चाप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो कुंडली जैसी यानी कि जो घुमावदार आकृति होती है इसको हम बोलते हैं कुंडलित नलिका। उसके बाद ये जो यहाँ पर कटोरे जैसी संरचना होती है इसको हम बोलते हैं वोमन संपुट, और ये गुच्छेदार संरचना को हम बोलते हैं ग्लूमेरुलस। यहाँ पर देखो इसकी कार्यविधि लिखेंगे, यानी कि इसका कार्यविधि पूछा गया था यहाँ पर, तो इसको बताएंगे कार्यविधि में कि रुधिर को वृक्क धमनी द्वारा वोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर रुधिर आता है जहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, इसी में रुधिर को लाया जाता है और यहाँ जहाँ उसे छाना जाता है, यानी कि यहीं से छनन का क्रिया होता है। देखो ये नेफ्रॉन है, और एक हमारे जो होता है एक किडनी में यानी कि 2 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो इस तरीके के 2 लाख नेफ्रॉन होंगे, और दोनों किडनी में कितने होंगे 4 लाख। तो इस तरीके से इसी से आपका जो होता है रुधिर छाना जाता है। तो देखो यहाँ पर करा है कि यहाँ से उसे छाना जाता है। प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा प्रचुर मात्रा में जल रहता है, यानी कि यहाँ पर जब निस्यंद आता है तो इसमें अधिक से अधिक जो ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल भी होता है। देखिए ग्लूकोज तो हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन अमीनो अम्ल उतना लाभदायक नहीं होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि प्रक्रिया अनुसार जैसे जैसे निस्यंद हेनले रूप में कुंडलित नलिका की ओर गुजरता है तो उपयोगी पदार्थों का दोबारा अवशोषण किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी अवशोषण होता है, यानी कि ग्लूमेरुलस के पतली दीवारों द्वारा भी रुधिर को छाना जाता है। दैन उसके बाद यहाँ पर जैसे कुंडलित नलिका में आता है तो यहाँ पर भी अवशोषण किया जाता है। जो भी आपके अच्छे पदार्थ होंगे जैसे जल हो गया, उसके बाद जो अमीनो अम्ल कुछ होते हैं उसको अवशोषण किया जाता है, ग्लूकोज होता है उसको भी अवशोषण कर लिया जाता है। दैन उसके बाद जो आपका वर्ज्य पदार्थ बच जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका यूरिया जो पानी, तो वो वहाँ पर मूत्र बनकर यहाँ पर मूत्राशय तक आ जाता है, और जहाँ से मतलब ये संग्राहक नलिका में आ जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि उसके बाद तथा यूरिया पानी तथा दूसरे वह पदार्थ मूत्राशय में एकत्र कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको नेफ्रॉन के बारे में बता देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा था कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। ये आपके लास्ट वाले चैप्टर से है, सबसे लास्ट में जो 15वां चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए कि वन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना इसके मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके द्वारा हमें स्वच्छ तथा हवा प्राप्त होती है, वर्षा के लिए संचालन में भी यह सहायक होते हैं, वन वातावरण और तापमान को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि वन संरक्षण आवश्यक है। देखिए वन संरक्षण अधिनियम भी यहाँ पर लागू हो चुका है। तो वन संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हवा देता है, यहाँ पर वर्षा को भी संचालन में नियंत्रण कर रखता है, यानी कि सहायक होता है। और यहाँ पर वन से बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो है लाभ भी हैं, क्योंकि जलवायु को नियंत्रण करता है, बाढ़ नियंत्रण में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जड़ी बूटियों का वो भंडार होता है। इस तरीके से वन को यहाँ पर वो जीव जंतुओं का आश्रय स्थान भी होता है। तो इस तरीके से वन जो है, वनों को कटाई नहीं करनी चाहिए, और वन संरक्षण की आवश्यक टिप्पणी पर यही सारी चीज़ें लिख देंगे, आपका 4 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। तो आज के स्टूडेंट में इस पेपर का हम फुल सोल्यूशन बता दिया। और देखो यहाँ पर एक कह रहा था कि मानव में पाचन तंत्र गणमंगी चित्र बनाकर उसके पोषण की प्रक्रिया समझाई, अथवा में दिया था तो ऊपर वाला करना था, तो ऊपर वाला हमने नेफ्रॉन का बता दिया। अब इसका आपका लीजिएगा, और इसका डायग्राम जो है, डायग्राम का 4 बेस्ट डायग्राम आपको बता दिया हूँ, अच्छे से डायग्राम बना कर आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो वीडियो है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा अच्छे से, आपका 4 नंबर और 4 नंबर 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज के स्टूडेंट बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।